नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम नाटक के विकास क्रम के अंतर्गत जो चौथा काल है, चौथा प्रकार है, वो हम पढ़ेंगे। और वो चौथा हमारा है प्रसादोत्तरकालीन हिंदी नाटक। यानी प्रसाद जी के मृत्यु के बाद जो नाटक विधा का जो परंपरा का जो निर्वाह करने वाले जो विद्वान आते हैं या जो नाटककार आते हैं, उनका जो नाटक है वो यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम। प्रसादोत्तरकालीन नाटक का जो विकास है, उनका जो समय है 1950 के लेकर आज तक, यानी 1950 के समय के बाद से 1950 ईस्वी से लेकर आज तक जो समय है, और उस समय इतने वर्षों तक जो भी नाटक लिखे गए वो इस काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। कुछ विद्वान अध्ययन की दृष्टि से इसको इसमें भी दो पार्ट करती है, प्रसादोत्तरकालीन नाटक या स्वतंत्रता के पश्चात लिखे गए नाटक। खैर जो भी अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पर संक्षिप्त यही पढ़ेंगे, प्रसादोत्तरकालीन नाटक 1950 के उपरांत जो भी नाटक लिखे गए एक प्रसादोत्तरकालीन नाटक के नाम से जान जाते हैं। इस काल के अंतर्गत जो नाटक लिखे गए उन नाटकों जो मूल विषय वस्तु है, ध्यान देने की बात है, राष्ट्रीय चेतना, यथार्थपरक समस्याएं, आधुनिकता, बोध, विसंगति बोध, पाश्चात्य शिल्प और नुक्कड़ नाटक। जो ये पहला राष्ट्रीय चेतना, प्रसाद जी ने भी अपने नाटकों के अंतर्गत इस विषय वस्तु को रखा और उसी विषय वस्तु का निर्वाह कुछ विद्वानों ने भी इसी काल के अंतर्गत भी किया है। ध्यान देने की बात है, कुछ ऐसे नाटककार भी हैं जो प्रसाद जी के समय भी थे और प्रसाद जी के बाद भी उन्होंने कुछ और नाटक लिखे, उनकी विषय वस्तु थोड़ी हटके हो गई थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस काल की जो मूल विषय वस्तु है, राष्ट्रीय चेतना, यथार्थपरक समस्या, आधुनिक बोध, विसंगति बोध, पाश्चात्य शिल्प और नुक्कड़ नाटक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रमुख नाटककार हैं उनको मैं संक्षिप्त में यहाँ पर उनका परिचय दे रहा हूँ, या उनके जो संक्षिप्त जो नाटक है वो यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। पहले है जो हरिकृष्ण प्रेमी, जिन्होंने रक्षाबंधन और आहुति नाटक लिखा है। गोविंद वल्लभ पंत जो पहले भी थे, ध्यान देने की बात है, ये हरिकृष्ण प्रेमी भी पहले भी थे, ठीक है ना। राजमुकुट इन्होंने नाटक लिखा है और शेठ गोविंदास कर्तव्य इन्होंने जो नाटक लिखा है। इसलिए जो तीनों नाटककार है, तीनों नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत और शेठ गोविंदास, ये तीनों नाटककार हैं जो प्रसादोत्तरकालीन नाटक के अंतर्गत आते हैं और उससे पूर्व भी आते थे। लेकिन इन्होंने जो विषय वस्तु है राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना इन नाटकों की मूल विषय वस्तु है, राष्ट्रीय चेतना, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय चेतना से संबंधित उन्होंने अपने नाटकों के विषय वस्तु को बनाए हैं और वो स्वतंत्रता के बाद भी लोगों के सामने या हम जैसे युवाओं के सामने हमारे देश की जो राष्ट्रीयता की जो भावना है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया इस नाटकों के माध्यम से। अगले नाटककार हैं बेचन शर्मा उग्र, उन्होंने नाटक लिखा है आवारा डिटेक्टर। हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है छाया और लक्ष्मीनारायण मिश्र ने लिखा सन्यासी मुक्ति का रहस्य। ध्यान देने की बात है कि तीनों जो नाटककार है, बेचन शर्मा जिन्होंने नाटक लिखा है आवारा डिटेक्टर, हरिकृष्ण प्रेमी जिन्होंने लिखा छाया, लक्ष्मीनारायण मिश्र जिन्होंने लिखा सन्यासी और मुक्ति का रहस्य, ये तीनों जो नाटककार हैं अलग से, ध्यान देने की बात है। और इनका जो मूल विषय वस्तु है, ध्यान देने की बात है, आधुनिकता का बोध। जैसे जैसे यथार्थपरक समस्या, यथार्थपरक जो समस्या थी, ठीक है ना, उनका इन्होंने अपने नाटकों का मूल विषय वस्तु बनाया। देश स्वतंत्र हो गया था, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी जो लोगों के मन में जो जोश था, जुनून था, उत्साह था, वो इसमें उनको देखने को नहीं मिलता। इसलिए यथार्थता की स्थिति यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है इन तीनों नाटककारों ने, ठीक है ना। अगले विद्वान है धर्मवीर भारती, जिन्होंने नाटक लिखा है अंधा युद्ध। महाभारत की जो विषय वस्तु को लेकर इन्होंने नाटक लिखा है और उसके द्वंद्व को यहाँ पर इसमें बताया गया है। मोहन राकेश ने नाटक लिखा है आदया बुरे, अषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ठीक है ना। और अगले विद्वान है सुरेंद्र वर्मा, जिन्होंने नाटक लिखा है सेतु बंधु, द्रौपदी, आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। यानी ये तीनों नाटककार धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, जिन्होंने जो नाटक लिखे हैं और उनके जो नाटकों के जो मूल विषय वस्तु है आधुनिकता का बोध, ठीक है ना, आधुनिकता का बोध और ध्यान दीजिए आधुनिकता का और विसंगति का बोध, ध्यान दीजिए, ये इनकी जो मूल विषय वस्तु थी आधुनिकता का बोध।
आधुनिकता का बोध, आधुनिकता का बोध एवं विसंगति बोध, विसंगति बोध। ये तीन नाटककारों ने ये अपने नाटकों का मूल विषय वस्तु बनाया है, आधुनिकता बोध एवं विसंगति बोध, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और सुरेंद्र वर्मा ने। और अगले जो नाटककार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने नाटक लिखा है बकरी, भीष्म सानी, जिन्होंने नाटक लिखा कबीरा खड़ा बाजार में, और ज्ञानदेव अग्निहोत्री, जिन्होंने नाटक लिखा है शुतुरमुर्ग। इनके नाटकों का जो मूल विषय वस्तु है पाश्चात्य शिल्प। यानी देखिए कोई भी विधा प्रारंभ होती है वो अपने उद्भव काल से लेकर के चरम बिंदु तक यानी विकास काल के अंतिम तक पहुंचती है, तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये तीन नाटककार ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश में जो पाश्चात्य नाटकों की जो मूल विषय वस्तु हमारे साहित्य के अंतर्गत भी समावेश है, इनका इसके अंतर्गत समावेश करने वाले एक तीनों विद्वान थे जिन्होंने पाश्चात्य शिल्प को क्या लिखा है, पाश्चात्य शिल्प को अपने नाटकों के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया है। ठीक है ना। प्रसादोत्तर काव्य में तीन नाटककार थे जिन्होंने पाश्चात्य शिल्प को अपने नाटकों का मूल विषय वस्तु बनाए हैं, और इसके माध्यम से बताया कि नाटक के अंतर्गत और विषय वस्तु को हमें समाविष्ट करना चाहिए। पाश्चात्य रंगमंच कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से उसमें क्या सकते आप लोग रोशनी का समावेश होना चाहिए, डेकोरेशन होना चाहिए, किस प्रकार से पात्रों को वहां पर प्रस्तुत होना चाहिए। पाश्चात्य रंग की जो शैली का जो तरीका है इन्होंने अपने नाटकों के अंतर्गत समावेश करने का प्रयास किया है। और इसी प्रकार से प्रसादोत्तर कालीन के बाद में आजकल जो नाटक का जो क्रेज देखने को मिलता है, नाटक का जो एक लोगों के सामने देखने का जो नया तरीका मिलता है वो है नुक्कड़ नाटक। ध्यान देने की बात है कि जो नाटक पहले जितने भी नाटक लिखे गए थे या नाटक का जो प्रस्तुत है वो रंगमंच पर उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता था, लेकिन रंगमंच पर प्रस्तुत करके कुछ लोग उसमें आ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन ये एक आधुनिकता का सबसे बड़ा नया तौर तरीका। इसमें बताया गया है कि जीवन की जो समस्याएं, हर व्यक्ति की समस्याएं, वो रंगमंच पर प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप कहीं पर गांव के जहां पर चौराहा हो, जहां पर गली हो, गांव का मुख्य कह सकते हैं चौराहा हो या मुख्य कोई स्थान हो जहां पर लोग गांव के लोग इकट्ठे होते हो, वहां पर भी लोग नुक्कड़ नाटक करके गांव को लोगों को अच्छी शिक्षा का संदेश दे सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आजकल हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या आ रही है ये प्लास्टिक की समस्या, पॉलिथीन की समस्या। तो इसको निजात पाने के लिए, इनको दूर करने के लिए, इसकी गंदगी से दूर करने के लिए, इनको परिचय कराने के लिए, इसके होने वाले नुकसान से परिचय कराने के लिए इन नुक्कड़ नाटक आज भी हर जगह गली गली या गांव गांव में अनेक प्रकार की महाविद्यालय के छात्रों द्वारा, स्कूल के छात्रों द्वारा और समाज के अन्य जो स्वयंसेवी संस्था है उनके लोगों द्वारा नुक्कड़ नाटक किया जाता है और लोगों को नई चेतना से अवगत कराया जाता है। इसी प्रकार से ये जो नुक्कड़ नाटक है ये जनता एवं रंगकर्मी के बीच का संवाद है। ठीक है ना। जनता के बीच में, गांव के देहाती लोगों के बीच बैठ करके उनके बीच में नुक्कड़ नाटक करना और नया संदेश देना, ये नुक्कड़ नाटक का मूल विषय वस्तु है। और इसी प्रकार से ये रंगमंच, इसकी जो मूल तीसरी विशेषता है, रंगमंच को शास्त्रीय अड़चनों के बिना भी आज कहता है ये शास्त्रीय नियम का निर्वाह करना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये कहता है इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। यानी रंगमंच को शास्त्रीय अड़चनों के बिना भी कोई भी विषय वस्तु को हमारे सामने, आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। ये नुक्कड़ नाटक की मूल विशेषता है। और साथ ही इस नाटक परंपरा को विशेष रूप से इसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो विद्वान हैं हबीब तनवीर हैं, जिन्होंने इस नाटक परंपरा को प्रचलन में लाया है। इस प्रकार से आज जो नाटक का विशेष तौर तरीका जो देख रहे हैं, कम समय में बिना रंगमंच के, बिना किसी प्रकार से बाहरी ढोंग से, आडंबर से रहित होकर के, बिना शास्त्रीय नियमों से अवगत होकर के, अलग होकर के एक नया जनता के बीच में जो संदेश देने की जो एक नया तरीका है वो है नुक्कड़ नाटक, जो वास्तव में हमारे समाज के लिए एक नया दिशा का पथ प्रदर्शक कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही। और इस प्रकार से हमारा नाटक विकास का जो विकास क्रम है, चारों कार्यक्रम समाप्त होते हैं। धन्यवाद।